नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए देखते हैं आज क्या कुछ खास है आपके लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीका उत्सव कोरोना के विरुद्ध दूसरी बड़ी लड़ाई की शुरुआत है। सूक्ष्म संरोध क्षेत्र बनाने के लिए समाज और जनता को पहल करनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीका उत्सव के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करें और उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करें। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव वैक्सीनेशन पर्व को कोरोना के विरुद्ध दूसरी बड़ी लड़ाई कहा है और व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सामाजिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया है। ये उत्सव आज महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर शुरू हुआ है और 14 अप्रैल को बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती तक चलेगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने CSF और शीप पॉक्स वैक्सीन की तकनीक हिस्ट्रियर बायोसाइंसेज को दे दी है। ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने कहा है कि ये दोनों वैक्सीन पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार होगी। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में उत्तर प्रदेश में, इस संस्थान शुरू से विभिन्न बीमारी के विरोध लड़ाई करने के लिए, उसका रोकथाम के लिए टीका की जो व्यवस्था बनानी है वो बनाते आया है और उसी दिशा में ये एक कदम है कि 2 नए टीका जो संस्थान बनाया है उसका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ये करने के लिए हम एक प्राइवेट कंपनी को इसका लाइसेंस दिए हैं। देश में सारे पशुओं की विभिन्न बीमारियां होती हैं। ये बीमारियों से हमारे किसानों का बहुत घाटा होता है, बहुत लॉस होता है उनको आर्थिक तौर पे। इसलिए हमेशा ICAR का ये और ख़ास तौर से जब हमारे पशु विज्ञान संस्थान हैं, लगभग हमारे में 19 संस्थान हैं, उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि किसानों को कैसे आय को दोगुनी किया जाए, कैसे जो बीमारियां हैं जिससे उनका नुकसान हो रहा है आर्थिक तौर पे, उसको कैसे कम से कम किया जाए। इसी श्रेणी में आज हमने अपनी 2 टीके जो कि जैसे कि अगर मैं बताऊं तो एक सुअर में ज्वर बोलते हैं जिसे क्लासिकल स्वाइन फीवर बोलते हैं, दूसरा भेड़ों में चेचक की बीमारी होती है जिसे हम शीप पॉक्स कहते हैं। इन 2 बीमारियों के विरुद्ध हमने टीका डेवलप किया। हमारे हमारा जो IBRI संस्थान है इज्जतनगर में, उसने 2 टीके विकसित किए हैं। उन टीकों को हमने पहले रिलीज किया था, लेकिन आज हमने उसको अपने एक फर्म को कमर्शलाइजेशन किया है ताकि कंपनी इसको बना सके और बना करके सस्ते दामों पर इसको दे सके। मैं आपको ये बताऊं कि जो सुअर ज्वर है जिसे हम क्लासिकल स्वाइन फीवर कहते हैं, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और किसानों को जो सुअर की फार्मिंग करते हैं उनमें इसको बहुत ही लॉस होता है। लगभग पूरे के पूरे फार्म ख़त्म हो जाते हैं। लगभग 100% तक इसमें मृत्यु दर होती है और किसान को बहुत ही आर्थिक नुकसान पहुंचता है। इसके पहले भी हमारे पास वैक्सीन थी, लेकिन उस वैक्सीन की जो तकनीकी थी वो तकनीकी बहुत ही कमरसम थी, ठीक नहीं थी। उसमें हमको रैबिट को, खरगोश को मारना पड़ता था और जो हमारी रिक्वायरमेंट लगभग 18 मिलियन डोज की है देश में, क्योंकि हमारे शुगर की संख्या लगभग 1 करोड़ से नीचे है। तो कम से कम जो है हमें इसका डबल वैक्सीन हमें चाहिए, जो कि हम इसको सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। हमारी क्षमता देश में केवल 1.2 मिलियन थी, 12 लाख की थी क्षमता। अब हमने जो तकनीकी विकसित की है सुअर ज्वर के टीके की, वो तकनीकी हम सेल कल्चर में करते हैं, कोशिका संवर्धन में करते हैं और
जो इसका विषाणु है उस विषाणु को हमने उसकी बीमारी करने की क्षमता को समाप्त कर दिया है। और ये पाया गया कि ये इसका जो वायरस का जो ग्रोथ होता है सेल कल्चर में, कोशिकीय संवर्धन में, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमारे बहुत कम लागत में बहुत अच्छी वैक्सीन बन रही है। दूसरी इसमें ये फ़ायदा है कि इसकी इम्यूनिटी जो हम लोग आजकल आपने सुना होगा कि कोविड में कि इम्यूनिटी कितनी महीने की है, इसकी इम्यूनिटी कम से कम 2 साल है, कम से कम 2 साल है। यानी पहले हम जिस टीके को साल में 2 बार लगाते थे, अब हम उसी टीके को जो नई टेक्नोलॉजी से डेवलप किया है उस टीके को हम 2 साल में 1 बार लगाएंगे। और इस वैक्सीन की प्रोटेक्शन क्षमता अच्छी है। इसको फील्ड में भी ट्रायल हो चुका है, सारे फेज ट्रायल हो चुके हैं और आज इसे कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जो पशुपालन मंत्रालय है, अब इस बीमारी के उन्मूलन के लिए प्रोग्राम भी चलाने जा रही है। तो इस समय एक ऐसी वैक्सीन, एक ऐसा टीका डेवलप किया है ICR ने, जैसे पशुपालन मंत्रालय उसको जो है अपने जो नियंत्रण और उन्मूलन कार्यक्रम है सुअर ज्वर का, उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। और फार्मर्स का इसे बहुत जो सारे नुकसान होते हैं, कम से कम भारत में 125 करोड़ का नुकसान होता है इस बीमारी से, वो सारे नुकसान जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और हो सकता है कि अगर भारत सरकार ने इसका उन्मूलन किया तो इस डिजीज़ को संपूर्ण उन्मूलन करने में हमें मदद मिलेगी। दूसरी बीमारी जो हमारी है उसको चेचक बोलते हैं, चेचक, भेड़ों का चेचक होता है, शीप पॉक्स बोलते हैं। ये भी बीमारी बहुत पुरानी है देश में और इसके विरुद्ध टीका हमारे ICR के संस्थान IVRA ने डेवलप किया था। 1966 से हम जो है इस वैक्सीन को बना रहे हैं लगातार। लेकिन जो हमको वैक्सीन, जो टीके का जो वायरस है, जो उसका स्ट्रेन है, वो उसको हम इंपोर्ट करते थे, बाहर से मंगाते थे। उसकी वजह से हम इसको नहीं कर पाते थे इस तकनीकी को। अब हमने क्या किया है कि जो अपना विषाणु है अपने देश का, शीप पॉक्स वायरस है, उससे हमने इसकी रोग क्षमता करने की, उसको ख़त्म करके, कम करके इसको हमने एक वैक्सीन बनाई है, एटेनुएटेड स्ट्रेन बनाया है, जिससे कि हमारी इसकी जो इम्यूनिटी है वो लगभग 4 साल की है। यानी ये कि अगर आप शीप में 1 बार लगा दें, भेड़ों में लगा दें, तो उसके लिए काफ़ी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। उन्नत एवं वैज्ञानिक तरीके से पॉली हाउस में टमाटर की खेती कैसे की जाती है, ये विधि पानी की बचत में किस प्रकार से फायदेमंद है, ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे संरक्षित खेती पर। संरक्षित खेती की वो तकनीक है जिसमें हम फसलों को किसी संरक्षित ढांचे के अंदर उगाते हैं, जिससे कि हम उनको जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या जो जैसे बढ़ा हुआ तापक्रम है, ज़्यादा ठंडक है, उनसे बचा सकें एवं कीट एवं बीमारियों से भी उनको किसी हद तक सुरक्षा प्रदान कर पाते हैं और जो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद है वो ले पाते हैं। इसमें फसल की अवधि भी काफ़ी बढ़ जाती है और हम बेमौसमी फसलें भी उत्पन्न कर पाते हैं और ऐसा करके किसान भाई जो है वो अधिक लाभ पैदा कर पाते हैं।
अब इसमें जो उगाई जाने वाली फसलें हैं वो मुख्यतः 3-4 तरह की होती हैं। जैसे इसमें हम टमाटर, चेरी टमाटर, रंगीन शिमला मिर्च और बीज रहित खीरा, इनकी मुख्यतः खेती करते हैं। इसके अलावा जो बीज रहित बैंगन है और स्पेशलिटी मेलन्स हैं, जो खरबूजे हैं अलग तरह के, उनकी भी हम खेती इसमें कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो खरबूजे, तरबूज और करेला की खेती भी करते हैं, लेकिन उनमें परागण हाथ से करना पड़ता है। और जब हम शिमला मिर्च, टमाटर, चेरी टमाटर और जो बीज रहित खीरे की बात करते हैं तो इसके लिए अलग तरह की प्रजातियां होती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम टमाटर की खेती करते हैं तो टमाटर की खेती के लिए संरक्षित क्षेत्र में खेती के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा कुछ किस्में दिल्ली NCR क्षेत्र के लिए जो संस्तुत की गई हैं, जिसमें हमारा एक संकर किस्म है टमाटर की पूसा रक्षित, उसको ले सकते हैं। इसके अलावा पूसा संरक्षित वन, पूसा प्रोटेक्टेड वन टमाटर की एक प्रजाति है, उसको ले सकते हैं। और चेरी टमाटर में पूसा चेरी वन एवं पूसा गोल्डन चेरी टोमेटो 2, ये 2 तरह की प्रजातियां हैं, जिसमें पूसा चेरी 1 जो है वो गुच्छे में फलती है और चेरी टमाटर की प्रजाति है, लाल रंग का टमाटर होता है। जबकि पूसा गोल्डन चेरी टोमेटो नंबर 2, ये जो है वो गोल्डन पीले रंग का होता है, सुनहरे पीले रंग का होता है। ये भी गोल किस्म है, गोल फलत आती है। आप पीछे देख सकते हैं कि दोनों किस्में आपको दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा जो पूसा संरक्षित वन किस्म है, ये हमारा जो रेगुलर टमाटर होता है उसकी एक प्रजाति है, आप उसको भी ले सकते हैं। और इन तीनों प्रजातियों का जो बीज है वो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी टमाटर की एक संरक्षित क्षेत्र में उगाने के लिए किस्म की सिफारिश की जाती है, वो पूसा रक्षित किस्म है, उसका भी जो बीज है वो हमारे यहाँ से प्राप्त हो सकता है। किसान भाइयों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये हमारी जो पूसा चेरी 1, ये चेरी टमाटर की किस्म है। ये लाल रंग की चेरी टमाटर होती है और इसके फल जो हैं वो गोल आकार में होते हैं और इसकी फलत बहुत ही अच्छी होती है और इसका बाज़ार में बहुत अच्छा मूल्य मिलता है। इसमें लाइकोपीन की मात्रा काफ़ी होती है और इसकी खेती आप किसान भाई लोग कर सकते हैं। किसी तरह के भी संरक्षित जो स्ट्रक्चर आपके पास हैं, चाहे वो वॉक इन टनल्स हैं या नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, उनमें आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो एक नई रिलीज की हुई दिल्ली क्षेत्र के लिए जिसकी संस्तुति की जाती है, ये पूसा गोल्डन चेरी नंबर 2 है और ये पीले रंग की चेरी टमाटर की किस्म है और ये इसके फल जो है गोल आकार के होते हैं। इसके अलावा ये जो किस्म है ये बीटा कैरोटीन मतलब विटामिन ए इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और जो विटामिन सी है उसकी भी काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। तो ये जो आजकल बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ की श्रेणी में ये आती है और इससे जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता में आपकी काफ़ी बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों, ये हमारी अभी नवीनतम किस्म है जो संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली NCR क्षेत्र में इसकी संस्तुति की जाती है। इसका नाम पूसा प्रोटेक्टेड 1 है, पूसा संरक्षित टमाटर 1। और ये किस्म इसका बीज आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और ये आप चाहे वॉक इन टनल्स या जो कम लागत वाले संरक्षित गृह हैं उनके अंदर आप इसकी खेती कर सकते हैं। और इसको आप अगस्त से लेकर मई के 15 मई तक, मध्य मई तक इसकी आराम से आप खेती कर सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी निजी क्षेत्र की कंपनियों के टमाटर के बीज उपलब्ध हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, उनकी तुलना में ये काफ़ी सस्ता और इसके फल बहुत अच्छे हैं। आप देख सकते हैं कि एक एक गुच्छे में 5-6 के गुच्छे में फल आते हैं और गुच्छे फल का जो औसत वजन है वो लगभग 80 से 100 ग्राम के आसपास होता है। और इसको जो घर के लोग हैं जो सब्जी बनाने हैं तो जो हमारा एंड कंज्यूमर है वो काफ़ी इसको पसंद करता है, तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी किस्म है। आप इसको भी लगाकर देख सकते हैं, इसके फल आप देख सकते हैं। तो ये एक संरक्षित क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी किस्म है और इसका आप उपयोग कर सकते हैं। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं संरक्षित खेती की अगर बात की जाए आज की समय की मांग भी है और इसके ज़रिए ना सिर्फ आपकी जो आमदनी है उसमें इजाफा हो सकता है बल्कि प्राकृतिक आपदा से जो आपकी फसल है वो भी सुरक्षित रहती है। फिर चाहे आप खीरे की खेती करना चाहें, चेरी टमाटर की खेती करना चाहें या इसमें भी कई और विकल्प आपके पास हैं। फिलहाल हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ पर बीज रहित खीरे की खेती की जा रही है और इसके लिए आवश्यक यही होता है कि आपको इसका बीज जो है वो सही समय पर मिल सकता है या नहीं, या इसका जो खीरा जो है ये है इसका क्या फ़ायदा हमारे किसान
किसानों को आने वाले समय में हो सकेगा। इस बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाकीय विज्ञान संभाग के अध्यक्ष डॉक्टर BS तोमर जी। डॉक्टर तोमर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, संरक्षित खेती जो है हम सभी जानते हैं फ़ायदे का सौदा है किसानों के लिए, लेकिन कैसे इसमें और ज़्यादा फ़ायदा जो है वो किसान ले सकते हैं? देखिए, संरक्षित खेती को सफल बनाने के लिए पहली आवश्यकता होती है कि हमारे पास उन्नत किस्मों की जानकारी हो और फिर उनका बीज हो, उसके लिए उपयुक्त आकृतियाँ हमारे पास हों और किसान को इस दिशा में काम करने के लिए शुरुआत करने से पहले प्रशिक्षण लेकर के इस में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस दिशा में शाकीय विज्ञान संभाग के द्वारा संरक्षित खेती को देश में बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हमने खीरे की एक किस्म विकसित की जिसको हम पूसा पार्थेनोकार्पी कुकुम्बर 6 के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त हमने चेरी टोमेटो की एक पूसा चेरी टोमेटो 1 का विकास किया और हमने खीरे की के अतिरिक्त चप्पन कद्दू की पूसा पसंद और पूसा श्रियास किस्मों का विकास किया है। उसी श्रेणी में हमने खरबूजा में सरदा मेलन पूसा सरदा के नाम से किस्म विकसित की जो संरक्षित खेती के लिए हमने विकसित की हैं और किसान भाई इनको संरक्षित अवस्थाओं में उगा सकते हैं। उसी दिशा में काम करते हुए हमने पूसा पार्थेनोकार्पी कुकुम्बर 6 का जो विकास किया, इसका बीज उत्पादन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं ताकि किसानों को इसका बीज उपलब्ध कराया जा सके या इसके जो और अधिक परीक्षण करने की आवश्यकता है तो उसके लिए बीज उपलब्ध करा सकें। इस दिशा में हमने कीट अवरोधी जाल के अंदर ये पूसा पार्थेनोकार्पी कुकुम्बर की सीधे बिजाई की थी और इसमें इसका जो खासियत होती है, इसमें जितने भी पौधे आप लगाते हैं हर एक पौधे पे मादा फूल आते हैं जिनसे फलों का निर्माण होता है और बिना परागण के ही इनके अंदर फलों का विकास हो जाता है। लेकिन ऐसे फलों से हम बीज प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बीज का विकास नहीं होता है। तो बीज उत्पादन के लिए बीज उत्पादन की जो टेक्नोलॉजी है उसको विकसित करने की आवश्यकता, हमने उस दिशा में काम करते हुए पहले पौधों की अनुपात को देखते हुए नर और मादा में अनुपात स्थापित करते हुए 200 पौधों के अगेंस्ट में हमने तकरीबन 40 पौधों को नर पौधों के रूप में लगाया और उनमें 2 बार हम छिड़काव करते हैं थायो सिल्वर सल्फेट का अलग अलग अवस्थाओं पे ताकि उनके अंदर नर पुष्पों का उत्पादन लिया जा सके। जब हम छिड़काव करते हैं तो पहले उसमें हर्माफ्रोडाइट फ्लावर आते हैं, यानी कि ऐसे फूल जिसमें नर और मादा भाग होते हैं लेकिन उसका परागण उतना बेहतर नहीं होता। उसके बाद उसमें नर फूल आते हैं जिनमें परागण मिलता है। तो अभी हमने जो अपने बीज उत्पादन के लिए ये जो पौधे लगाए हुए हैं पूसा पार्थेनोकार्पी कुकुम्बर के, उस पर हम 2 छिड़काव कर चुके हैं और उसमें मेल पुष्पों का आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही उनसे आना शुरू हो जाएगा तब हम उन नर पुष्पों को तोड़ करके जो हमारे बाकी बीज उत्पादन के लिए जो सीड उत्पादन के लिए जो लगे हुए हैं पौधे उनमें परागण करेंगे और एक पौधे पर हम 3 से 4 फलों का निर्माण करेंगे और उसके बाद फलों को आगे बनने नहीं देंगे ताकि उनसे हर एक जो ओव्यूल है उसको हम बीज में परिवर्तित कर सकें और उसके बीज का बेहतर विकास हो सके ताकि हर एक बीज बुआई के उपरांत एक स्वस्थ पौधे को जन्म दे सके या उससे संभव हो। इसके लिए हम ये कार्य अपने संभाग में कर रहे हैं ताकि इसका उच्च गुणवत्ता का बीज हम अपने यहाँ पे और हम दूसरे विश्वविद्यालयों को या अन्य संस्थानों को उपलब्ध करा सकते हैं। जी, लेकिन अगर जो हमारे किसान इसे लगाना चाहते हैं उनके लिए जो बीज है कहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकता है और इसको कहाँ कहाँ हमारे किसान, क्योंकि जलवायु की विभिन्नता पाई जाती है कहीं ना कहीं, ऐसी स्थिति में कौन से ऐसे क्षेत्र जहाँ पर इसकी खेती किसान हमारे कर सकते हैं? पार्थेनोकार्पी कुकुम्बर की खेती हम संरक्षित अवस्थाओं में ही कर सकते हैं और पूरे वर्ष कर सकते हैं। कुछ देश के भागों में तो हम जैसे साउथ और सेंट्रल पार्ट की बात करें तो पूरे वर्ष हम उगा सकते हैं, लेकिन उत्तर भारत में हम खीरे की 2 फसल सफलतापूर्वक ले सकते हैं। एक फसल हम जो है सितंबर के शुरुआत में लगा करके दिसंबर तक ले सकते हैं और दूसरी फसल हम पौध तैयार करके फरवरी में लगा करके अप्रैल के अंत तक या मई के पहले सप्ताह तक सुगमता से 2 फसलों को लिया जा सकता है और किसान भाई इसका बीज हमारे संभाग से प्राप्त कर सकते हैं और हम अभी किसानों को 4 रुपया प्रति बीज की दर से बीज उपलब्ध करा रहे हैं। इसी दिशा में काम हम कर रहे हैं और इसमें और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम लोग इसके व्यावसायीकरण की भी बात कर रहे हैं। इस दिशा में भी कई कंपनियों को हमने आमंत्रित किया है, उनको दिखाया है ताकि वे इसका बीज उत्पादन करके किसानों को भारतीय किस्मों को ही
हम किसानों को दे सकें। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हम आत्मनिर्भर बने, उस दिशा में ये एक प्रयास साकी संभाग द्वारा किया जा रहा है और हमें आशा है कि हम इस दिशा में अग्रसर होंगे और किसानों को बेहतर सेवा प्रदान करने में सफल होंगे। जी बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर BS तोमर। तो देखिए, यहाँ आपको बता दें, शाखा विज्ञान संभाग के अध्यक्ष हमें बता रहे थे कि संरक्षित खेती में अगर आप खीरे की खेती करना चाहते हैं, उसके लिए अलग किस्म है और उसका बीज कैसे तैयार किया जाता है, और यही बीज है जो आप तक पहुँचाया जाता है और उसके बाद आप इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। चिंतला वेंकट रेड्डी नेशनल सीड कॉरपोरेशन और आंध्र प्रदेश स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पिछले 10 वर्षों से लगातार नए बीज दे रहे हैं। रेड्डी तेलंगाना के कुंदपल्ली में अंगूर की खेती करते हैं। इन्होंने आलवाल में अपना रिसर्च सेंटर बना रखा है, जहां वो काले अंगूर की खेती करते हैं और रोजाना कई किसानों को बेहतर जैविक खेती के लिए जागरूक भी करते हैं। विज्ञान और नई तकनीक की मदद से 1 हेक्टेयर में 105 टन अनब ए शाही और इतने ही क्षेत्र में 84 टन बीज रहित अंगूर की पैदावार करने वाले रेड्डी की गिनती अपने जिले के पहले आधुनिक किसान के रूप में भी होती है। चिंतला वेंकट रेड्डी का जन्म 22 दिसंबर 1950 में सिकंदराबाद के आलवाल में एक किसान परिवार सत्यम्मा और मुथ्यम रेड्डी के घर हुआ था। वो 3 भाइयों और 3 बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने सिकंदराबाद के पास जैविक विज्ञान में अपना PUC अंग्रेजी माध्यम में पास किया। उनके बड़े भाई C शंकर रेड्डी एक किसान थे। वेंकट रेड्डी ने 12वीं के बाद अपनी शिक्षा बंद कर दी और कृषि के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। पिता का साथ देते देते उनमें एक गहरी रुचि विकसित हो गई और वो एक प्रगतिशील और साधन संपन्न कृषक बन गए। वो एक नवीन जैविक किसान है जो खेती में अपनी मिट्टी और पोषक तत्व प्रबंधन तकनीकों के लिए जाने जाते हैं। वो मिट्टी की अदला बदली और मिट्टी की उर्वरता में अपनी तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त करने वाले भारत के पहले स्वतंत्र किसान होने का गौरव रखते हैं। वो जैविक कृषि तकनीकों में अपने नाम के साथ राष्ट्रीय पेटेंट भी रखते हैं। वो खेती में कोई रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या कवकनाशी का उपयोग नहीं करते। चिंतला वेंकट ने अपनी अभिनव जैविक खेती के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते। वो बीज रहित अंगूर उगाने वाले पहले किसान हैं। 1979-80 में उन्होंने अंगूर की खेती में प्रवेश किया। अपने अग्रणी कार्य के लिए उन्हें राज्य में कई बार एक मॉडल किसान से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी SM तकनीकों का प्रदर्शन किया जब 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और 2006 में जॉर्ज W बुश ने हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने दोनों राष्ट्रपतियों को काले बीज रहित अंगूर भेंट किए थे। जैविक तरीके से अंगूर की खेती कर पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित चिंतला वेंकट ने खेती के क्षेत्र में नई सोच लाकर क्रांति लाई। इससे उन्होंने कृषि की दिशा में प्रगतिशील किसानों को आने वाले समय में मोटे अनाजों से हटकर जैविक विधि द्वारा फलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे निश्चित ही किसानों को लाभ मिलेगा और वो अपनी आय दोगुनी करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई जानकारियां लेकर। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।